Students, can you hear me? Students, can you hear me? Thank you. We'll start in a couple of minutes. Hello, 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 hello. Challenge students, let us start. I hope you can see my screen. You can see my screen and you can hear my voice as well. So if this is the case, just let me know you can hear me and you can see my screen as well. Alaikum salam, everyone. Can you hear me and can you see my screen? Zabardast. Chalo, now let us start. Thank you for your feedback. So let me continue. तो जनाब, let me just continue from where we have left off. So हमने देखा था last week reinforcement learning को, और हमने जनाब reinforcement learning को हमने देखा किस तरीके से हम reinforcement learning के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं. और बेसिकली समरी कुछ इस तरीके से थी कि अगेन वी स्टिल हैव मार्कआउट डिसीजन प्रोसेस. We have some states, we have some actions, we have some transition function, we have a reward function. We're still looking for the policy. That is that we need to find out कि किस स्टेट पे कौन सा क्या परफॉर्म करना है. बट द ट्विस्ट इज जनाब के वी डू नॉट नो आइदर दैट द ट्रांजिशन फंक्शन और द रिवॉर्ड फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बट वी डू नॉट नो कि वो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है और वो रिवॉर्ड फंक्शन जो है वो क्या है. Now this is the twist and this is what we want to solve कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. And let you know solve this thing in this today's class. Okay? हमने देखा जनाब के MDPs are offline, whereas reinforcement learning are online, and the reason they are online because we have to interact with the environment to figure out कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो अगर जब तक हम इंटरेक्ट नहीं कर लेते तब तक हमें पता नहीं चल पाता
कि एनवायरनमेंट जो है वो हमें किस तरह का रिएक्शन जो है वो दे रही है, ठीक है। तो हम पैसिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग को भी फिलहाल देख रहे थे, जहाँ पे हमें एक्शन को चूज नहीं करना, बल्कि एक्शन की जो चॉइस है वो हमें दे दी गई है। तो ऑलरेडी वी हैव अ पॉलिसी, हम सिंपली क्या करेंगे ना, इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए देखेंगे कि हमारी एक्शन जो हमारी एनवायरनमेंट है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। So we talk about model-based learning, and model-based learning idea कुछ इस तरह से था कि we construct the model of both transition function and the reward function by taking samples in episodes and averaging them, ठीक है। तो हम samples ले रहे हैं episodes का और फिर उनका average करके उनकी value calculate करते हैं। This is what we saw last time, ठीक है। और इसी तरीके से जनाब के हमने देखा कि देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग गोइंग अबाउट दिस थिंग। वी कैन गो द मॉडल बेस्ड वे, जहाँ पे हम पहले मॉडल क्रिएट करें, मॉडल कंप्यूट करें यूजिंग एवरेजेस और सैंपल्स, एंड देन देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एग्जांपल, एंड इवेंचुअली देयर इज अनदर मॉडल फ्री वे, जिसके अंदर आप सबको एक साथ एवरेज आउट कर लें, एंड देन यू डू नॉट नीड द मॉडल फॉर दिस थिंग, ठीक है। ओके, नाउ वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू डू दिस थिंग मॉडल फ्री लर्निंग। इस हवाले से जनाब हमने जो तरीका डिस्कस किया था वो था डायरेक्ट एवेल्यूएशन, ठीक है। और डायरेक्ट एवेल्यूएशन के अंदर हम करते क्या है जनाब कि जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज आती रहती हैं उसके हिसाब से हम उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते रहते हैं, और फिर जब सारी वैल्यूज आ जाती है तो हम उनको एवरेज आउट कर लेते हैं, ताकि हम उनको ऑन एवरेज रिवॉर्ड जो है उनको हम देख सकें। छोटी सी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी आपके पास गिवन है, तो पॉलिसी क्या है आपके पास इस एग्जाम्पल के अंदर? तो पॉलिसी जनाब के so for B, you want to move right. For C, you will move right. For E, you're going to move up. And for A and D, you're going to exit because they are the terminal states, ठीक है। तो बेसिकली हमने पहले एपिसोड ऑब्जर्व किया, हमने देखा जनाब कि हम B से स्टार्ट करें तो हमें पहले स्टेप पे मिलेगा -1 फिर -1 और +10। तो जो B की वैल्यू आ रही थी हमारे +8। इस तरीके से जनाब सी की वैल्यू को हमने देखा जनाब कि सी स्टार्ट होगा तो पहली वैल्यू मिलेगी -1 +10, उसकी वैल्यू आ रही है +9, एंड देन फॉर डी इट इज गोइंग टू बी +10। फिर एपिसोड 2 में हमने देखा जनाब कि डी की वैल्यू हमारे पास सिमिलर प्रोसेस से आ रही है +8, सी की वैल्यू सिमिलर प्रोसेस से आ रही है +9 और डी की वैल्यू सिमिलर प्रोसेस से आ रही है +10। थर्ड एपिसोड में हमने देखा जनाब कि ई की वैल्यू सिमिलर प्रोसेस से हमारे पास आ रही है +8, whereas for C it is +9 and for D it is +10. And for the episode 4 E की वैल्यू हमारे पास आ रही है जनाब -12 और C की वैल्यू आ रही है -11 और D A की वैल्यू आ रही है -10। If we average them all out जनाब हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं? तो वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही हैं कि D की वैल्यू +8 डिवाइड बाय 2, C की वैल्यू जनाब आ रही है हमारे +4, इट इज +9 -11 डिवाइड बाय 4, एंड ई की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू -10 एक दफा, डी की वैल्यू +10 एक दफा, 3 दफा, और ई की वैल्यू -2 किस तरह से आ रही है? +8 -12 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, दिस इज नथिंग न्यू दैट वी आर डूइंग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इस सवाल से कोई सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। चलें ना डायरेक्ट एवोल्यूशन कुछ फवायद नुकसान थे। फायदे ये थे जनाब कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट यू डू नॉट रिक्वायर एनी information about the transition function or the reward function that would imply it's a model free way of learning, and eventually agar aap enough samples collect kar lenge to you will get the right average. However, there are some limitations of direct evolution as well. पहली limitation जनाब कि it wastes a lot of information because आपको हर state की value compute करनी पड़ती है अलग-अलग से। तो if you have exponential number of states then this could blow out of proportion, ठीक है। एंड इवेंचुअली जनाब अगर दो स्टेट के दरमियान कोई कनेक्शन एग्जिस्ट करता है तो उस कनेक्शन को ये एक्सप्लॉइट नहीं करते। इसका मतलब से हम देख लीजिए कि सिमिलरली बी एंड ई आर बोथ सिमिलर स्टेट्स। बी को देखें और आप ई को देखें तो दे आर बोथ सिमिलर स्टेट्स। बी से भी आप डायरेक्ट पहले सी पे जा रहे हैं और ई से भी आप डायरेक्ट जनाब सी पे जा रहे हैं। However, आप बी और ई की वैल्यू में फर्क डालें तो आपको पता चलेगा जनाब जमीन आसमान का फर्क है। बी की वैल्यू +8 आ रही है और सी की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है, which is too wide of a difference of similar states. And this is because they are not exploiting the information that exists between two states, ठीक है। राइट एवोल्यूशन में जनाब ये इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट टू डू? सो हमने देखा जनाब कि हम why cannot we use policy evaluation? Policy evaluation तो बिल्कुल यही काम करती है, it keeps the information between two states by the formula.
So again, this is the formula that keeps the information and the connection between the two states. However, this is not useful. Why it's not useful? It is not useful because for that you have to use the transition function and the reward function, and both of them are not available to us. Okay, and ना transition function पता है और ना ही reward function, that we cannot do. So that the question that we have to ask कि किस तरीके से हम अपनी स्टेट की वैल्यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं without knowing the value of the transition function or the reward. ट्रांजिशन फंक्शन रिवॉर्ड फंक्शन की वैल्यू को जाने बगैर हम किस तरीके से इन वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है. सो क्या हम सैंपल ले सकते हैं? तो हम क्या करें जनाब के, वी स्टार्ट फ्रॉम स्टेट इन टेक सैंपल्स के जनाब ऐसे स्टार्ट करते हैं. सैंपल एक दफा सैंपल लिया तो हम एस प्राइम पे आ गए, एक दफा सैंपल लिया तो हम S2 प्राइम S1 प्राइम पे आ गए, जब सैंपल लिया S2 प्राइम पे आ गए, देन वी कैन एड देम ऑल अप एंड एवरेज देम आउट. बट वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज once आप किसी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे आ जाएंगे, you cannot go back. So you cannot go back. Okay. So you cannot rewind the time and go back to the previous state and do the action again in the same episode. So same episode में आप ये काम नहीं कर सकते. That's why there is no information that has been kept. तो तभी जब हम sample based policy evaluation भी नहीं कर सकते. Now the idea that came to existence was temporal difference learning, and the idea is जनाब कि learn from every experience. के बजाय इसके कि जनाब एपिसोड के खत्म होने का इंतजार करें, we learn from every experience, and every experience now will be called a transition, and transition will have four entities. कौन सी स्टेट पे थे, कौन सा एक्शन लिया. Sorry, let me draw this arrows a bit differently. So किस स्टेट पे मौजूद थे, कौन सा एक्शन लिया, किस स्टेट पे चले गए और कितना रिवॉर्ड मिला. Now this is one transition. So you will keep this information for every episode. ठीक है. And जितनी दफा ऐसा होगा जनाब का आप S से A को एक्शन लेते हुए हमेशा S प्राइम पे आएंगे, तो उतना ज्यादा आपकी जो आपका जो बिलीफ है कि S पे A परफॉर्म करने से हम S प्राइम पे चले जाते हैं, वो उतना ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा. It will get updated more often as compared to the other updates. ठीक है. Now याद रखिए जनाब कि still we are doing passive reinforcement learning. The policy अभी भी fixed है. So there we are not doing any choice of action. We do not have any choice of action, and we are calculating what we call the running average. So basically जो भी successors आएंगे हमारे पास, उनकी वैल्यू को हम incorporate करेंगे into our old value by using a formula such that, जैसे कि हमारे पास ये सैंपल था. सैंपल क्या बताया जनाब कि आपको कितना रिवॉर्ड मिला जब आप किसी स्टेट एस पे थे, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, किसी एस प्राइम पे आ गए, एंड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द स्टेट जहां पे आप पहुंचे थे. ठीक है. नाउ हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट दिस सैंपल इनटू द वैल्यू ऑफ एस? तो वैल्यू ऑफ एस में कैसे आएगा जनाब? तो v pi of s, where pi is the policy that we are following, it is equivalent to 1 minus alpha times v pi of s, which is the previous value. This is the previous value. This is the previous value, and this is the new sample. New sample कह लीजिए जो अभी आपने ऑब्जर्व किया. Now basically अल्फा जो है, अल्फा will control कि जनाब कितना इन्फ्लुएंस होगा नए सैंपल का और कितना इन्फ्लुएंस होगा प्रीवियस वैल्यू का. Now notice, what if alpha is equal to 0? अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो v pi of s किसके बराबर होगा? If alpha is equal to 0, then v pi of s जो है वो जनाब किसके बराबर होगा? तो it will be equivalent to simply, तो v alpha equal to 0 तो जनाब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, and it will be equivalent to v pi of s. So 1 minus 0 will be 1, and v pi of s will be equivalent to v pi of s. यानी कि alpha equal to 0 का मतलब ये हुआ जो नई वैल्यूज आ रही हैं उनको आप बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं लेकर आएंगे और आपकी जो वैल्यूज पुरानी वैल्यूज हैं उन पे ही रखेंगे अपने आप. तो व्हाट इफ कि अल्फा इक्वल टू 1, अगर अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? When alpha equal to 1, then 1 minus 1 will be 0, then this thing will become 0, and you will only take into account the current sample. ठीक है. तो बेसिकली अल्फा कर क्या रहा है?
अल्फा कंट्रोल कर रहा है इस बात को कि कितना ख्याल रखेंगे आपकी जो करंट जो अपडेटिंग होगी आपकी वैल्यू के अंदर, उसमें कितना हिस्सा पुरानी वैल्यू का होगा, कितना हिस्सा नए सैंपल का होगा। तो अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा हिस्सा होगा नई सैंपल का, और जितनी छोटी होगी उतना ही ज्यादा हिस्सा होगा प्रीवियस वैल्यूज का। तो अगेन आपका टास्क एज अ डिजाइनर ये होगा जनाब, यू चूज द राइट वैल्यूज ऑफ अल्फा जो आपकी लर्निंग को एफिशिएंट या इफेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। एंड सिमिलरली जनाब यू कैन राइट द सेम फार्मूला, दिस इज द सेम फार्मूला but done a bit more simplistically using some simple algebra. Okay? I hope you can follow the algebra. Now this brings us to a topic what we call the exponential moving average. Now, what is an exponential moving average? तो exponential moving average का कुछ इस तरह से होता है जनाब कि what is the moving average by the way? तो moving average क्या होता है जनाब, if you have couple of sample of values, अगर 10 values हैं A1 से लेके A10 तक, then moving average क्या करता है जनाब कि it tells you you define a window. सही है, तो अगर आपके पास 10 values हैं तो आप एक window define कर लेते हैं और उस window के हिसाब से अपनी values calculate करते हैं. For example, if you have 8 values, चलिए suppose करें जनाब कि आपके पास अप्रैल के पूरे महीने का टेम्परेचर था कि कराची का टेम्परेचर कितना था। तो अप्रैल 1 को कितना टेम्परेचर था कराची में, एवरेज टेम्परेचर कितना था, अप्रैल 2 का एवरेज टेम्परेचर कितना था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द मूविंग एवरेज ऑफ द अप्रैल्स वैल्यू। तो उसकी वैल्यू किस तरह से आएगी जनाब, तो यू विल डिफाइन अ विंडो। ठीक है, तो विंडो क्या होगी जनाब, लेट्स से 5 डेज की विंडो। तो अगेन फॉर एग्जांपल आपके पास A1 is the reading on day 1, A2 is the reading on day 2, and A30 is the reading on day 30. 30 दिन दे अप्रैल के। तो अगर आपकी विंडो साइज जो है लेट्स से 5 है, then average 1, capital average 1 will be A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5. Average 2 is going to be A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 divided by 5 and so on and so forth. Okay, so again there will be many averages. Okay. Now this is what we call the moving average. Okay, so this is the definition of a moving average. Again, I think you have studied these things in your stats class as well. तो इसका फायदा होता है जनाब कि यू गेट एन आइडिया कि बेसिकली किस ट्रेंड के अंदर जो चीजें जो हैं वो मूव जो हैं वो कर रही हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो क्या करता है जनाब कि वो एक रनिंग इंटरपोलेशन करता है जनाब आपके अपडेट्स। तो बेसिकली जो नई वैल्यू होती है एक्स ऑफ एन की, इट इज इक्विवेलेंट टू द 1 माइनस अल्फा टाइम द प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन, प्रीवियस वैल्यू जो कि एक्स एन की थी, मल्टीप्लाई बाय द alpha time multiplied by the new value of x of n जो आपके पास जो आपके पास आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप मुस्तकिल जो है उसको एक नंबर से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो आप कर रहे होते हैं अपने हवाले से। ठीक है जी, ना इसी के हवाले से आपके पास व्हाट वी कॉल द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बेसिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है जनाब का जो रिसेंट आपके जो सैंपल्स होते हैं, the recent samples they become more important as compared to the previous samples. जितने ज्यादा आपके सैंपल्स जो recent samples हैं इनका आप ज्यादा वेटेज रखेंगे as compared to the वो सैंपल्स जो कि आपने पहले जो है वो अपने पास रखे हुए होते हैं। ठीक है जी, so the recent samples will become more important as compared to the previous samples, and eventually जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो you forget your previous values। तो आपके पास जो प्रीवियस वैल्यू है वो आहिस्ता 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 जो है वो क्या होती रहती हैं, वो कम होती रहती हैं, एंड यू फॉरगेट योर प्रीवियस वैल्यूज। आपके पास जो नई वैल्यूज होती हैं वही आपके पास जो है वो काउंटेड आपके पास रहती हैं। डिक्रीजिंग अल्फा रेट, अल्फा को जितना कम करेंगे, जितना वैल्यू कम करेंगे अल्फा की, उतना ज्यादा आपका जो पास्ट है वो हैवी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द करंट वैल्यू जो आपके पास आई। तो अगेन जितना आप अल्फा को डिक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आपके पास चांस हो सकता है जनाब के यू कन्वर्ज टू द एक्चुअल वैल्यू जो कि आप करना अपने पास चाह रहे हो।
So let's take an example कि how do we calculate. So let's suppose जनाब कि for this example we are assuming कि हमारा discount कोई भी नहीं है, but alpha की value जो है 1.5. So let's see कि how can we calculate this. तो आपने पहले कैलकुलेट किया जनाब के आपने देखा कि इस स्टेट पे 0 वैल्यू, इस पे 0, इस पे 0. नाउ दिस इज द टर्मिनल स्टेट. तो यहाँ पे आपके पास इस टर्मिनल स्टेट का वैल्यू 0 है, इस टर्मिनल स्टेट का वैल्यू 8 है. दिस इज व्हाट यू हैव डन. नाउ if you observe the transitions, तो आपने ऑब्जर्व किया जनाब कि b is c minus 2. एक ट्रांजिशन में क्या है, you start from the value b, you take the action east, you go to the action state c. Reward कितना मिला आपको जनाब -2. Now how will you update this thing? Now put the values in this formula. I'm going to put this thing one for you. हम इस वैल्यू को जरा पुट इन करते हैं. मैं आपके लिए पुट इन करता हूँ, आप नेक्स्ट आप करें. अल्फा की वैल्यू मैंने हाफ है, तो क्या होगा 1 - 1/2. करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट कितनी है? करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट जो है वो 0 प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा कितना है जनाब? हाफ. रिवॉर्ड कितना मिला आपको? रिवॉर्ड मिला आपको जनाब -2 प्लस डिस्काउंट वेक्टर कितना है? डिस्काउंट आपका 1 है, और जिस स्टेट पर पहुंचे उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू फिलहाल 0 है. तो इट विल बिकम 0. ठीक है. सो व्हाट इज इट? ये किसके बराबर हो जाएगा? सो इट विल इक्विवेलेंट टू -1. So again, so 0 से कैंसिल हो जाएगा, and -2 divided by 2 is -1, which is equivalent to -1. ठीक है जी. Now अब आप नेक्स्ट अब आप सी पे आ चुके हैं. तो आपने नेक्स्ट आइटरेशन ली और आप सी से आप पहुंच गए जनाब ईस्ट पे. डी ईस्ट एक्शन परफॉर्म किया, डी पे पहुंचे और आपने वैल्यू आपकी आई जो है -2. Now what is going to be the value of C? Let's see. तो मैं जरा इसको कैलकुलेट करना यूजिंग सम अदर पेन, ताकि आप आसानी से इसको फॉलो कर सकें. सो व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट द v पाई ऑफ c. ठीक है. किसके बराबर है? 1 - अल्फा. तो 1 - अल्फा इज 1 - हाफ. v पाई ऑफ s. अभी करंट वैल्यू कितनी है इसकी? करंट वैल्यू जो है उसकी 0 प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा हमारे पास 1/2 है. रिवॉर्ड कितना मिला है आपको जनाब? रिवॉर्ड मिला है आपको -2 प्लस 1 टाइम इसकी करंट जिस जगह पे पहुंचे उसकी वैल्यू कितनी है? तो यू आर एट डी, उसकी वैल्यू जो है वो 8 है. तो दिस विल बिकम 4 एंड द आंसर विल बिकम, कितना आंसर हो जाएगा इसका? आंसर विल बी 1. ठीक है. सो आंसर विल बिकम 1. So the next value that you will see for C state is going to be sorry, I'm mistaken. So it's going to be 8. Sorry. तो मैं यहाँ पे 8 लिखना भूल गया. It's going to be 8. So 1 + 8, 8 + 2 is going to be 3. The mistake, small mistake. Minus नहीं होगा. It will go to plus because 8 - 2 is 6 and 6 divided by 2 is 3. Now this is how you're going to calculate the values for the again. You can calculate these values as you are moving on. ठीक है भाई. चलिए जबरदस्त. So this is what we call temporal difference. So this is what we call TD learning or the temporal difference learning. ठीक है. Now what are the problems we have with TD value learning? ठीक है. So TD value learning पहली बात है जनाब, it's a model free way of doing policy evaluation. ठीक है. And basically ये हर स्टेप पे क्या करती है? It updates जो बेलमैन अपडेट्स हैं हमारे रनिंग एवरेजेस के, उसको सिमुलेट करती है. नाउ अगर टीडी लर्निंग से मुझे ये तलाश करना हो कि भाई कि सी पे जाने के लिए सबसे अच्छा एक्शन कौन सा था, या सी पे रहते हुए सबसे अच्छा एक्शन कौन सा था, या बी पे रहते हुए सबसे अच्छा एक्शन कौन सा था, अब मैं ये मालूम नहीं कर सकता. क्या? बिकॉज हम तो सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग अबाउट द एक्शंस. तो वी डू नॉट हैव एनी वे of finding out what the actions are. तो इसकी वजह से अब हम एक्शंस कैलकुलेट नहीं करते. जब हम एक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमारा जो बेसिक काम था पॉलिसी कैलकुलेट करने का, वो तो वहीं का वहीं है. ओके. तो जो हमने सोचा था जनाब कि हमारी पॉलिसी कैलकुलेट होगी, तो वो तो कर नहीं पा रहे. जो इसका मतलब ये जनाब कि टीडी लर्निंग जो है वो फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं आ रही अगर हमें पॉलिसी लर्न करनी है तो. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द पॉलिसी? में पता चला कि पॉलिसी क्या होती है कि पॉलिसी हम वाला ए चूज करते हैं, वाला एक्शन चूज करते हैं जो कि
जिसकी सब इसके यूज करते हुए सबसे ज्यादा वैल्यू आती है क्यू वैल्यू, एस क्यू एस ए की सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, वो वैल्यू हम चूज करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट वीक भी देखा था, उससे लास्ट वीक भी जो हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया आया था इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग बॉस के जनाब के बजाय कि हम वैल्यूज को लर्न करें, वी डू नॉट लर्न द वैल्यूज, वी लर्न क्यू वैल्यूज। एंड व्हाई? बिकॉज क्यू वैल्यूज के अंदर आपके पास हर स्टेट पे जो सबसे अच्छा एक्शन है वो भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि जब आपके पास हर स्टेट पे जो सबसे अच्छा एक्शन है वो अगर मौजूद है, देन इट विल हेल्प यू फिगर आउट द पॉलिसी एज वेल। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, उसी तरीके से उसी स्पीड के साथ आप अपने जो एक्शंस हैं, जो पॉलिसी है, उनको भी आप फिगर आउट कर लेंगे। तो जनाब, यू विल नॉट हैव टू वेस्ट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू फाइंडिंग आउट द पॉलिसी। ठीक है, so this is what the big idea is, and this is what we're going to look into next. And this is again, the selections that we are doing is again model free. We are not calculating any model before doing the calculation. Okay? Well, now let's take a small detour and look what Q value iteration is. Okay? Q value iteration जो है किस तरीके से काम करती है। So again, it is value addition, हमें पता है कैसे काम करती है। We start with the value of v k equal to 0 and we say ना कि सारी जो स्टेट की वैल्यूज हैं for k equal to 0 are 0, and then we value the we calculate the value of k plus 1 using the value of v of k and so on. तो ये अपडेट्स ही हम करते थे, ये हमें पता है। बट क्यू वैल्यूज आर मोर यूजफुल बिकॉज क्यू वैल्यूज में ना सिर्फ स्टेट की वैल्यू आती है, बल्कि उसके साथ साथ उसका जो एक्शन है वो भी उसके साथ आपको मिल रहा है, जिसका मतलब जनाब कि आप एक ही तीर से दो शिकार कर रहे हैं। तो यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टेट्स, बल्कि इनफैक्ट हमें जरूरत नहीं है वैल्यू के स्टेट को मालूम करने के लिए, हमें सिर्फ जरूरत है पॉलिसी मालूम करने की। दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड द एक्शन जो कि हमें रिक्वायर्ड है किसी भी स्टेट पे, ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमें क्या मिल रही है। सो गिवन कि जनाब हम कहते हैं कि अगर स्टार्ट ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने वैल्यू एडिशन में करा था कि वी आर गोइंग टू से जनाब कि फॉर एवरी स्टेट एक्शन पेयर द value at k equal to 0 is 0 for every state action pair. Okay? For the value for the kth iteration, we will calculate the value using the k plus 1 q value for all the q states. Okay? So then what we're going to do, we are going to follow the same formula जैसे हमने यहाँ तक किया था, but here's the twist. We are not going to calculate the value, but we are going to calculate the q value. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेट द वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा बेहतर एक्शन को परफॉर्म करके, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही होगी गिवन ऑल द एक्शन दैट आर पॉसिबल. So this is the twist, is the change as compared to the value addition. Okay? बाकी चीजें more or less same है, there is no max or force, but बाकी चीजें same है, because max लिए नहीं, because अब you are already at action, अब action already choose कर रहे हैं. That's why you do not worry about the action. Action already was given. Okay, they are not taking the max of any action. Okay? On the left hand side, but on the right hand side you can see जनाब there is an action जिसका आपको max लेना है for the future state जो आप get करेंगे. So the Q learning sample based Q value addition कुछ इस तरह से होगी. तो you will calculate a sample, so you will learn the value as you will go. So you will receive a sample SA S prime R and consider your old estimate. हम कहेंगे जनाब QSA. तो QSA sample अगर मैं ये मिला, this is the sample that we have received. तो हमने देखा जनाब कि जब हम स्टेट S पे मौजूद थे, लेट्स सपोज कि मैं किसी स्टेट S पे मौजूद था, ये स्टेट थी, मैंने एक्शन जहाँ परफॉर्म किया अब जाने का, और आई एंडेड अप एट दिस स्टेट. इसको मैं S1 कह देता हूँ, इसको मैं S2 कह देता हूँ. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे मैं सबको कंपेयर करूंगा कि जनाब यहाँ पे ऊपर जाना, सब इस स्टेट पे ऊपर जाना सबसे ज्यादा फायदेमंद था, या लेफ्ट जाना सबसे ज्यादा फायदेमंद था, राइट जाना सबसे ज्यादा फायदेमंद था, या नीचे जाना सबसे ज्यादा फायदेमंद. एंड देन यू चूज द एक्शन पे सबसे ज्यादा फायदा जो है मुझे मिल रहा हो. एंड देन यू कैन टू इंकॉर्पोरेट दिस थिंग यूजिंग द रनिंग एवरेज फार्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. सेम थिंग जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. This is much more powerful. This is much more powerful as compared to simple TD learning. And again, you are not evaluating any policy. You are not evaluating any policy because you are just taking the max and you are not following any policy. Okay? आप कोई policy follow नहीं कर रहे हैं, but you are just taking the max of the action that are available to that action. Okay? So let's take a demo of how Q learning will perform in the great world.
So you are starting at any given state, everything is zeroed out, okay? Because q0 of every state is zero, everything is zeroed out. You do not, आप एक जगह मूव करें, आपको कोई एक्शन हर जगह जीरो है, तो आपको अभी आखिरी पे आए, आपको एंड किया. Now you receive a reward of +5. Okay? Now next time you will end up at over here, you will receive something. Okay? So again you started from आगे एक और एपिसोड स्टार्ट करिए आपने. And now when you will take the right action, you will receive a reward and you will update the value. Basically अब हुआ यहाँ पे 2.50 यहाँ पे क्यों आ रहा है? Because अगर आपका अल्फा हाफ है, सपोज कर लें, तो बेसिकली आप 2 दफा गए हैं इस सेट पे, एक दफा आपको 0 वैल्यू मिल रही थी, एक दफा 5 मिली, देन द एवरेज ऑफ 0 + 5 divided by 2 is 2.5. Okay, and this is why the value is 2.5. And eventually when you will see, you will keep on going over here. You are averaging out the values by the way. You can see जनाब किस तरीके से वैल्यूज जो है वो एक्सटेंड कर. जैसे जनाब किस तरीके से हम वैल्यूज जो हैं उनको एक्सटेंड कर रहे हैं और किस तरीके से वो पीछे की तरफ जा रही हैं, जैसे से हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं अपनी डिफरेंट स्टेट्स. चलें, so let's move forward. I hope जनाब कि this makes sense. This values will make sense for you. But what we are doing right now is just कि जनाब कि we are following the action जिसकी वैल्यू हमें पता है. तो again eventually if you want to learn more, so we need to explore more. Okay, we need to go to the state जहाँ पे अभी तक हमने नहीं देखा है. Eventually यहाँ का अगर आप enough samples ले लेंगे, so will converge to the actual value जो कि exist करते हैं. Again आप can see जनाब right hand side पे, the value was actually 10. And eventually you have sampled it enough times, then you have figured out जनाब उसकी value जो है वो eventually 10 के बराबर ही होगी. Now let's see जनाब कि how Q learning will impact our crawler. So this is on the figure below. You are seeing the state space and the action that the agent is choosing, and why the action is choosing has been chosen by the agent. So again, the more the green the state is, the better the value. The more red it is, the lesser the value. You can see जनाब it is figured out कि किन जगहों पे ज़्यादा फायदा होगा, किन जगहों पे ज़्यादा नुकसान होगा. तो again it will eventually try to move in the greener region as compared to move in the redder region. जिसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, it's the green region, and जिसको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, it is the red region जहाँ पे वो move कर. ठीक है. चलें. Now that we have looked into कि जनाब हमारे पास पैसिवली हमने लर्न करने की कोशिश कर ली है, now let's give our agent some powers. Okay, कुछ powers दे, कुछ choices दे देते हैं उसको जो पहले हमने उसको नहीं दी थी. और हमने कौन सी चॉइस को पहले नहीं दी थी? जब हमने चॉइस को नहीं दी थी वो थी जनाब कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी अपने एक्शन को चूज करने की. तो पैसिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग में the agent didn't had any choice to basically to learn and to choose an action. But अब हमने उसको चॉइस दे दी, अब उसके पास वो चॉइस है. अब हम क्या करेंगे जनाब, इन एक्टिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग वी विल अलाउ द एजेंट टू चूज एक्शन ऑन इट्स ओन. अब एक्शंस को बताए नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक्शंस को अपने बिहाफ पर जो है वो उनको चूज करेगा. ठीक है. सो Q learning and the idea will be जनाब के act according to an current optimal observation, यानी कि जो आपके पास current optimal जो आपके पास values हैं उनके हिसाब से behave करें. And again you will always see जनाब what is exploration, and you eventually you do this thing until and unless you are comfortable कि जनाब आपने तमाम values को सही तरह से learn कर लिया. In this case, in the case of active reinforcement learning, we are going to make choices. The agent is going to make choices about कि जनाब उसको कौन सा एक्शन चूज करना है. अब जब उसके पास चॉइसेस अवेलेबल है, उसके बाद एक बहुत ही फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है. ट्रेड ऑफ के जनाब के कोई एक काम करेंगे दूसरे को नुकसान होगा, दूसरा काम मतलब नुकसान होगा. इट्स व्हाट वी कॉल एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन. एंड एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन इज अ very
वेरी ओल्ड ट्रेड ऑफ, यानी कि जनाब आपको जैसे मैंने कोई एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में कि अगर आप किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं और आप हर दफ़ा जाके वही फ्लेवर चूज करते हैं जो आपको हमेशा से पसंद था, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर नॉलेज। आपको पता है जब आपके फला फ्लेवर खाने से मुझे आई एंजॉय दैट फ्लेवर, तो बजाय से कि आप दूसरे फ्लेवर को ट्राई करें, उसी फ्लेवर को जो है वो बार बार ट्राई करते हैं और अपने रिस्क कम कर लेते हैं जनाब कि आपको कोई चीज़ बुरी लगेगी। हाउएवर दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सप्लॉइटेशन। हाउएवर अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप हर दफ़ा जाके कोई नया फ्लेवर ट्राई करेंगे, तो मे बी कि जनाब देयर इज अ चांस यू विल फाइंड अ फ्लेवर दैट इज बेटर देन योर करंट फेवरेट फ्लेवर। ये भी हो सकता है, मगर देयर इज ऑल्सो अ चांस कि जनाब आपको ऐसा फ्लेवर कोई खाने को मिल जाएगा जिससे आपका मुंह का मजा खराब हो जाएगा और आप कहेंगे जनाब कि मैंने क्या कर लिया है, और आपका सारी आउटिंग ये खराब हो जाएगी। अब दिस इज अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू डू। अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे देन मे बी कि जनाब आप अगर हर वक्त एक्सप्लोर करते रहेंगे, आप नया फ्लेवर ट्राई करते रहेंगे, देन यू विल नेवर learn from what you have done, what you have from your experience. So again, this is what we're going to see in this in coming in this lectures. So क्यू लर्निंग की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके सबसे जो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात भी करेंगे, वो ये जनाब के क्यू लर्निंग विल इवेंचुअली कन्वर्ज टू एन ऑप्टिमल पॉलिसी, इवन दो कि वो ऑप्टिमल पॉलिसी में नहीं एक्ट करके रही। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग रिजल्ट कि क्यू लर्निंग को अगर हम यूज करते हैं देन वी विल इवेंचुअली कन्वर्ज टू एन ऑप्टिमल पॉलिसी, इवन दो कि हम जो है वो ऑप्टिमली एक्ट नहीं करें। हम सब ऑप्टिमली एक्ट अगर हम कर भी लें, उसके बावजूद हम ऑप्टिमल पॉलिसी जो है वो हमें मिल जाती है, मगर इसके कुछ लिमिटेशन ये जनाब कि आपको एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं करी देन यू विल नॉट गारंटी दिस। और इसी तरीके से आपको अपना लर्निंग रेट जो है तो आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लर्निंग रेट को कम करने का मतलब क्या होता है? लर्निंग रेट को कम करने का मतलब ये जनाब कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज पे इन्हिसार करेंगे एज कम्पेयर टू द न्यू नॉलेज जो कि आपको मिल रही होगी। ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेजी से नहीं। ठीक है, बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एक्शन को चूज करते हैं, इवेंचुअली यू विल लर्न द ऑप्टिमल पॉलिसी। कोई भी एक्शन आप चूज कर लें, eventually you will find कि जनाब के ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होगी अगर आप इनफ एक्सप्लोरेशन जो है वो जारी रखते हैं। Now let's take an example. So now we do not have any policy. We will choose our action upon our own. Okay, तो again तो अगर आप पॉलिसी मतलब जनाब कि you do not know कि जनाब के टी पे क्या करना है, ई पे क्या करना है, सी पे क्या करना है, तो जनाब now you have to choose on your own कि आपको कौन सा एक्शन जो है वो चूज करना है। ठीक है, now in the next again, so let's start with a more discussion on कि जनाब किस तरीके से क्यू लर्निंग जो है वो काम करते हैं। Let me switch some slides. तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने अभी तक हमने देखा जनाब कि किस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कर सकते हैं बाय लुकिंग एट डिफरेंट वेज ऑफ पैसिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए से हम लर्निंग कर सकते हैं बाय क्यू लर्निंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जनाब, इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और देखते हैं जनाब कि किस तरीके से हम क्यू लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं इन एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, so again we are going to talk about this thing in today's lecture. So हमने देखा जनाब कि मॉडल फ्री लर्निंग क्या होती है। मॉडल फ्री लर्निंग जो है जनाब, इट इज कि हम बगैर किसी मॉडल को एस्टिमेट किए बगैर भी आर जस्ट वर्किंग अपॉन आर द एक्सपीरियंसेस जो कि हमें मिल रही है। So again, for example, we are going to experience the world in terms of episodes. For example, हम स्टार्ट करेंगे एस से, ए पे पहुंच एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा एस और एस प्राइम पे एंड अप करेंगे। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट सैंपल। नाउ फिर नेक्स्ट सैंपल के लिए हम स्टार्ट करेंगे एस प्राइम से,
और एंड अप होंगे एस डबल प्राइम पे। ये हमारा सैंपल 1 था, ये हमारा सैंपल 2 हो गया, फिर ये हमारा सैंपल 3 हो गया, sorry this is a sample 3 and so on so forth, this is going to be a sample 4 and so on so forth, ठीक है। सो अगेन जैसे जैसे हमारे पास चीजें आती रहेंगी उसके हिसाब से हम अपने एस्टिमेट्स को बढ़ाते रहेंगे और अपनी ट्रांजिशन जो है उनको हर ट्रांजिशन पे अपने अपडेट्स को बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। इवेंचुअली हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल गोइंग टू मिमिक द बेलमेंट। टेम्परल डिफरेंस लर्निंग को हमने देख लिया किस तरह से वो काम करती है, बट हमने ये भी देखा जनाब को टेम्परल डिफरेंस लर्निंग जो है वो अगर हमें पॉलिसी चाहिए तो वो हमारे लिए काफी नहीं है, ठीक है। सो so again we can use policy evaluation to value through samples. We cannot use value iteration to value through samples because for that you have to calculate the max and we cannot calculate the max because जब हमको एक दफा एक एक्शन ले लेंगे तो वो एक्शन जो है वो दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकेंगे दूसरी स्टेट। That's why we cannot use value iteration, but we can use Q value iteration because we do not have to worry about taking the max of an action over and over again. Okay? So we have seen this thing so far. Okay? तो Q learning को हम देख चुके हैं किस तरह से काम करती है। तो you receive a sample, you consider your old estimate, you update your older estimates based on the running average formula जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले देख कर आ चुके हैं। चलें जनाब, now एक्टिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग को हम जरा टॉपिक बनाएंगे। एक्टिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग जो है बेसिकली वो इस बात को इंश्योर कर रही होती है कि आप जो है वो अपने एक्शंस को आप खुद चूज करें। okay? जब एक्शन आपने खुद चूज करने हैं देन यू हैव टू हैव टू चॉइसेस। पहली चॉइस क्या है जनाब की, या तो आप एक्सप्लोर करें और दूसरी चॉइस है जनाब क्या तो एक्सप्लॉइट करें। नाउ दिस इज जो एग्जांपल मैंने आपको दिए थे इसको तरह देख लीजिए जनाब को। योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, favorite ice cream flavor versus any other ice cream flavor, जिसको आपको नहीं पता कि any other ice cream flavor, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता जनाब आपका अच्छा है बुरा है। So sorry, so I've switched things. So I've switched things. So basically this is favorite ice cream flavor and this is any ice cream flavor. I've switched things. Okay? So basically you eventually अगर आपको अपनी environment के बारे में जानना है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। okay? However, हर दफा ऐसा नहीं होगा। अगर आप हर दफा एक्सप्लोर करेंगे तब आप अपनी पुरानी नॉलेज को आपको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन कि जनाब क्या चीज आपके लिए जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगी और किस तरह से कब आप एक्सप्लोर करेंगे और कब आप एक्सप्लोर करेंगे। ये कोई पहली दफा हम काम नहीं कर रहे हैं। तो रिमेंबर जनाब के हमने जब CSVs को पढ़ रहे थे तो हमने लोकल सर्चेस को देखा था और लोकल सर्चेस में हमने देखा जनाब सिमुलेटेड एनालिंग। एंड सिमुलेटेड एनालिंग जनाब वो भी किस तरह से काम करती है। द टेम्परेचर जो पैरामीटर था कि वो कूलिंग पैरामीटर जो हमारे पास था जिससे टेम्परेचर कूल डाउन कर रहे थे, इट वाज कंट्रोलिंग कि हम कितना एक्सप्लोर करेंगे कितना एक्सप्लॉइट करेंगे। सेम थिंग जो कि हम यहाँ पे करेंगे बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डेमो ऑफ क्यू लर्निंग and manual exploration. Okay, so you are working manually and now you are deciding कि जनाब के कौन सा एक्शन आपने चूज करना है। तो you can choose going right, going left. अभी आपको कुछ नहीं पता because you do not know the environment. तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता कि आपकी वैल्यूज क्या है। तो अभी तमाम वैल्यूज आपके लिए क्या है, वो तमाम वैल्यूज अभी आपके लिए 0 है। Again you going to start moving in any direction that you like. और आप डिस्कस करना कोशिश करेंगे जनाब की कौन सी वैल्यूज जो है वो आपके लिए इंक्रीज हो। तो अगर आप लेफ्ट पे गए तो आपको 0.5, तो यू कीप ऑन मूविंग लेफ्ट एंड यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस। बट मे बी आपको नहीं पता जहाँ के ऊपर अच्छा रिवॉर्ड था, नीचे अच्छा रिवॉर्ड था। इससे हो सकता है कि अभी रिवॉर्ड से ज्यादा बेहतर रिवॉर्ड मिले अगर आप ऊपर जाए, नीचे जाए, राइट जाए। तो उसके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू एक्सप्लोरिंग। अभी आप जब बार बार लेफ्ट मूव करें तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग। If you want to explore new things, you have to take actions, you have to take risks, and to find out जनाब के उन एक्शन को परफॉर्म करने से आपको कितना फायदा है कितना नुकसान है। तो जनाब आपको नुकसान हो गया, फिर फायदा हुआ आपको राइट पे जाने से। You can see जनाब को जो ग्रीन है वो फायदा हो रहा है आपको। When you are moving down, then this is the disadvantage that you are getting. ठीक है। Now you can repeat a process over and over again. अभी प्रोसेस को रिपीट करते रहें and eventually जनाब
you will going to figure out something. आपको इनफ बेसिकली मुझे मालूम करना पड़ेगा कि किसी भी जगह पे जाके उसका रिवॉर्ड जो है वो मेरे लिए कितना है, वो अच्छा रिवॉर्ड है, कम रिवॉर्ड है, ज्यादा रिवॉर्ड है। मुझे इस इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? जब मैं उस जगह तक चला जाऊँ, उससे बगैर एक्सप्लोर करे मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नाउ eventually we want to maximize the expected utility, and again maybe we think कि जनाब किसी को एक्सप्लॉइट करने से आप अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। तो वी हैव टू एक्सप्लोर, बट हाउ कैन वी मेक श्योर कि हम एक्सप्लोरेशन जो है वो कर रहे हैं? तो देयर आर मेनी स्कीम जिसके जरिए से हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इज व्हाट वी कॉल एप्सिलॉन। तो अगेन बाय सम प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन, बेसिकली आप करते हैं जब भी कोई आपको एक्शन को चूज करना होता है, यू टॉस अ कॉइन, and with the probability epsilon you choose to choose a random action instead of an explored action. Okay, so every time flip a coin and with some strong probability epsilon act randomly. So again for example 0.2 आपके epsilon value 0.2 थी, so what you will see जन आपके 0.8% चांस ये कि आप वो एक्शन चूज करेंगे जिसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि मुझे फायदा पहुंचाती है, और 0.2 टाइम % चांस या 20% चांस ये जनाब कि आप उस वैल्यू को चूज करेंगे जो कि आपके लिए रैंडम है। तो विद लार्ज प्रोबेबिलिटी एक्ट ऑन द करंट पॉलिसी 1 minus epsilon. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रैंडम एक्शंस कि जनाब पहली चीज फायदा ये है जनाब के इवेंचुअली विल एक्सप्लोर द स्पेस तकरीबन। अगर आपका रैंडम अच्छा खासा आपका रैंडम है, इवेंचुअली विल गो एवरीवेयर, हर जगह चले जाएंगे। बट नुकसान क्या है जनाब के एक दफा आपकी लर्निंग अगर हो गई तो फिर कोई काबिल जिक्र कोई काम आप नहीं कर रहे, कोई काबिल कहते हैं ना कि कोई बेनिफिशियल काम जो है वो परफॉर्म जो है वो नहीं कर रहे होंगे इसके हवाले से। तो एक सोल्यूशन के लिए क्या हो सकता है कि जनाब यू कैन लोअर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ओवर टाइम। जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे आप आगे बढ़ते रहें तो वैसे वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू कम करते हैं। एप्सिलॉन वैल्यू जितनी कम होगी उतना कम आप रैंडमली मूव करें, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा रैंडमली जो है वो आप मूव करें। And another option is to use some more sophisticated exploration functions that can control कि कब आपको explore करना है और कब आपने exploit करना है. We are going to talk about both of them. So let's take an example of the epsilon greedy problem. So what you're going to see over here is the same crawler, ये same animation है जो हमने बिल्कुल reinforcement लेने के शुरू में भी देखी थी। Now epsilon की वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब जनाब कि 80% of time you are acting randomly. इवन दो कि आपने कोई रैंडम कुछ चीजें लर्न कर भी नहीं है, उसके बावजूद 80% दफा जो है वो आप रैंडमली मूव कर, तो आप जो लर्न कर भी रहे हैं उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यू आर मूविंग रैंडमली, तो बस का फायदा ये हो रहा है जनाब यू आर लर्निंग इनफ, आप ज्यादा सीख रहे हैं, ज्यादा चीजें जो है वो आप जांच रहे हैं। मगर अभी जो है वो इसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जनाब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपने 1 मिलियन स्टेप्स आगे आप चल चुके हैं। मगर बिकॉज आप हमेशा रैंडम स्टेप को चूज करते हैं तो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोइंग टू रिड्यूस द एप्सिलॉन फैक्टर। एप्सिलॉन का फैक्टर जितना कम होगा उतना कम रैंडमली आप मूव करेंगे और उतना ज्यादा आप एक्सप्लॉइट करेंगे। तो आपने अब एप्सिलॉन को 0 कर दिया, मतलब कि जनाब अब आप कोई रैंडमली मूव ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ वो मूव कर रहे हैं जो आपके लिए जो आपने सीखी थी ना। यू कैन सी जनाब यू आर मूविंग वेरी डिसेंट। लेकिन इवेंचुअली वी वांट जनाब इवेंचुअली हमारा एक्सप्लोरेशन फंक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करे, एक्सप्लोर करे और आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होके काफ़ी कम हो जाए, ताकि हम इवेंचुअली कन्वर्ट कर जाएं, एक्सप्लॉइट करें। इट्स द सेम स्ट्रेटजी जो हमने यूज़ करी थी रेडिएटेड एनीलिंग के अंदर। सो एक्सप्लोरेशन फंक्शन जो है अगेन जो रैंडम एक्शन जो है लोडिंग, ये थोड़ी सिंपल टेक्निक है। However, we can use some more sophisticated functions to find out कि कब हमें explore करना है और कब हमें जो है वो exploit करना है। So basically, what we're going to see is कि जनाब के random action explore a fixed amount. बेटर आइडिया क्या है जनाब के एक्सप्लोर एरिया होस्ट बैडनेस इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ऐसी जगह है, फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं और अगर आपने 1 दफा या 2 दफा कोई ऐसा फ्लेवर ट्राई कर लिया है जो आपने पहले ट्राई नहीं किया था, और दोनों दफा ट्राई करने के बाद आपको बुरा ही लगा है, तो अब जरूरत नहीं से दोबारा ट्राई करने की, ठीक है। आप रैंडमली आप चूज तो करें, मगर वो वाला फ्लेवर चूज ना करें जो आपको पता है कि बुरा ही है आपको अच्छा नहीं लगा। दिस इज व्हाट वी कैन कंट्रोल यूजिंग एक्सप्लोरेशन।
तो वन आइडिया है जनाब कि हम काउंट करते रहें कि हमने किसी भी स्टेट को कितनी दफा विजिट किया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक अ वैल्यू एस्टिमेट यू, ये हमारी एस्टिमेट है कि इतनी वैल्यू होगी किसी भी स्टेट, एंड अ विजिट काउंट एन, ठीक है, एंड रिटर्न एन ऑप्टिमिस्टिक यूटिलिटी फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक दफा विजिट किया किसी स्टेट को, तो यू तो आप ऐड करेंगे प्लस के भी ऐड कर लेंगे, बिकॉज के डिवाइड बाय 1 इज के। बट जैसे जब n बढ़ता रहेगा तो आप सिर्फ u को ऐड करेंगे, k को ऐड नहीं करेंगे। k विल बी द वैल्यू दैट यू विल गेट आफ्टर विजिटिंग सम स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली अगर रेगुलर क्यू अपडेट आपकी इस तरह से हो रही थी, अगर आपको मॉडिफाई कर लेंगे तो यू विल ऐड समथिंग लाइक दिस। तो यू विल पास टू वैल्यूज q s प्राइम a प्राइम इज द एक्चुअल वैल्यू दैट यू विल गेट जब आप किसी स्टेट पे जाते हैं, और n s प्राइम कॉमा a प्राइम जो है बेसिकली वो क्या होगा, वो आपके लिए कितनी दफा आपने उसको विजिट कर लिया। तो अगर आपने एक दफा विजिट किया तो आप कोई मार्जिन दे देंगे, मार्जिन इसके इज द मार्जिन। अगर हम 2 दफा विजिट किया तो जनाब आपके मार्जिन k डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 3 दफा किया तो k बाय 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो बैड स्टेट्स होंगी उनको आप इन जनरल अवॉइड करना शुरू कर देंगे जैसे जैसे उनकी बैडनेस जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी। तो लेट मी शो एन एग्जांपल। Because you see the same phenomena over here. तो again ऐसी एक्शंस जिनके बारे में वो जान चुका है कि वो अच्छे नहीं है, उनको जब वो एस्टैब्लिश कर चुका है कि जनाब के ये एक्शन चाहिए, तो फिर उनको अवॉइड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, as you can see over here. ठीक है जी। Moving on. Now, even if you are learning the optimal policy, you will still make mistakes. Okay? अगर आपने हमने देखा था जनाब क्यू लर्निंग जो है वो गारंटी करती है कि अगर आप सब ऑप्टिमली भी लर्न करेंगे, eventually you will learn the optimal function. सही, ऑप्टिमल पॉलिसी को लर्न कर लें, but you will still make mistakes. What you want to do is to minimize the number of mistakes that we have done. Okay? तो basically the idea is जनाब कि you want to learn, but you want to learn optimally. ठीक है, हम लर्न नहीं करना चाहते बल्कि हम लर्न करना चाहते हैं ऑप्टिमल। अगेन दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगेन आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस सेंटेंस, एंड दिस सेंटेंस सेज कि जनाब कि मिनिमाइजिंग रिग्रेट गोज बियॉन्ड लर्निंग टू बी ऑप्टिमल। ठीक है, इट रिक्वायर्स ऑप्टिमली लर्निंग टू बी ऑप्टिमल, यानी कि हम सिर्फ लर्निंग ऑप्टिमल लर्निंग नहीं चाहते बल्कि हमारी लर्निंग भी ऑप्टिमल हो, यानी कम से कम मिस्टेक्स के साथ लर्निंग करना हम चाहते हैं। दिस विल मेक आवर लर्निंग more beneficial, more optimal as compared to अगर हम इसको regret compute ना करें। Again, so for example, random functions and exploration function both end up optimal. यानी random function को follow करेंगे या exploration function को follow करेंगे, तो दोनों तरीके से आप अपनी optimal policy को learn कर लेंगे। But random exploration has higher regret, यानी random exploration करते हुए आप ज़्यादा गलतियाँ करेंगे as compared to random exploration methods. We want to use a strategy जो कि कम से कम एरर्स करे अपनी लर्निंग को परफॉर्म करते हुए। अच्छा जी, अब जरा हम आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीक, स्टार्ट अभी कर लेंगे, कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीक, एंड दैट इज कि जनाब के क्या क्यू लर्निंग जो है वो रियल लाइफ सिनेरियोस के अंदर फीजिबल है या नहीं। एंड इज इट सेंस कि जनाब ये नहीं। फॉर एग्जांपल इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट देयर कुड बी थाउजेंड ऑफ states, and then there could be, let's say janab ke hundreds of actions. So for a single iteration of q value iteration, you have to take 100,000 by 100 for every 100 iterations. Okay, so janab तकरीबन आपको 1 मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म 10 मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे 10 मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर 10 मिलियन स्टेट को देखना पड़ेगा फॉर एवरी सिंगल एक्टिविटी, अगर आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल है, which is too large, ठीक है। so how can we reduce this thing? so अच्छा, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि सपोज करें जनाब के क्यू लर्निंग जो है वो तमाम क्यू वैल्यूज एक टेबल में रखती है, बट अगर जैसे आपके टेबल का साइज बड़ा होगा दैट विल बी मोर और लेस इम्पॉसिबल फॉर यू, स्टेट का साइज ज्यादा होगा या एक्शन का साइज ज्यादा होगा, it will be more or less impossible for you to keep all the states in memory. ठीक है, it will be exponentially large.
एंड अदर थिंग इज जनाब कि यू विल नॉट, क्यू लर्निंग जो है वो ये नहीं बताती कि दो स्टेट सिमिलर है या नहीं. इट डज नॉट कैलकुलेट कि वेदर टू स्टेट्स आर सिमिलर और नॉट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने आप को देखें तो आपको अगर एक तरह की साइकिल चलाना आती है, तो अगर आपको कोई एक नई साइकिल दी जाती है तो आप उसको चलाना शुरू कर देंगे. एंड बाय क्यों कर देंगे? बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू जनरलाइज वो एक्सपीरियंस जो आपने एक तरह की साइकिल को चलाने से सीखा था, उसको आप अप्लाई करेंगे दूसरी तरह की साइकिल को चलाने पे, एंड देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन फिगरिंग आउट हाउ टू राइड द न्यू बाइसाइकिल. ठीक है, so this is going to be much helpful for you. Okay? Again, the idea is janab ke we want to generalize our experience to new and similar situations. ऐसी सिचुएशन जो कि मिलती जुलती हैं मगर नहीं है, जो हमने पहले नहीं देखी, उन पे एक्ट करने से पहले हम अपनी प्रीवियस को देखें और उनसे लर्न करने की कोशिश करें. ओके, ये बेसिकली फंडामेंटल आइडिया है किस चीज का, मशीन लर्निंग. एंड देन वी गोइंग टू सी इट ओवर अगेन. मशीन लर्निंग के बारे में आप बहुत चीजें अगले कोर्सेज में भी पढ़ेंगे, बट इवेंचुअली आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू कवर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो मैं थोड़ा बहुत कवर करूंगा जनाब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हवाले से इन चीजों को. So what are the problems with Q-learn? Okay, so for example, you have a grid like this, okay, and we can say janab this is a very bad state. And why this is a bad state? Because you can see janab the Pac-Man is trapped. Pac-Man trap हो चुका है. So it is in a tunnel जहाँ पे ना ऊपर जाए तो जीतेगा ना नीचे जाएगा तो जीतेगा. Okay? Now this is the same state. ठीक है, तो अगेन अगर मुझे ये वाली स्टेट अवॉइड करनी थी तो मुझे ये वाली स्टेट भी अवॉइड करनी थी. If I want to avoid this one, then I also have to avoid this one because they are similar states. दोनों में मैं टनल में फंसा हूँ. मगर क्यू लर्निंग के लिए दोनों स्टेट बराबर नहीं. They are different states and they have different values. Okay? Which is very inefficient. Okay? Similarly, अगर कोई नई स्टेट आती है जिसकी यही सेम वैल्यू, this is also this similar. So this is for Q learning. This is not. They are not equal. And they are not equal. Which will make our learning very difficult. Okay, so let me give you some examples. So for small Pac-Mans, it may work. So you're trying to learn what is the optimal strategy at any given state. Okay. So you can see janab you are learning, and you are winning some, you are winning some, you are losing some. And you can see जनाब कोई लर्निंग जो है वो अपनी कर रहा है, तो against trying to learn कि जनाब कौन सी ऑप्टिमल वैल्यू. बट द आइडिया is जनाब के इट इज नॉट सीइंग कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट से मिलती जुलती है, देन किसी स्टेट में कोई एक्शन मैंने परफॉर्म किया तो दूसरी स्टेट में इसी तरह का एक्शन जो है परफॉर्म करने चाहिए. नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑफ क्यू लर्निंग ऑन slightly more complex agent. We are learning, you can see on the console. So basically it is relating well. तो उसने लर्न कर लिया जनाब कौन सी स्टेट पे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो it is performing quite well. Now अब जरा थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते हैं थोड़ा सा इसको. लेकिन सी जनाब की जो हमारी जनरलाइजेशन थी वो कोई इतनी ज्यादा काम नहीं आ रही. तो जो हमने लर्न किया था प्रीवियस ग्रिड के ऊपर, वो आपको बहुत ज्यादा हमारे लिए जो है वो सूदमंद साबित नहीं हो रहा, कोई फायदेमंद साबित नहीं है. मे बी के सम टाइम मे बी के by random action I will win something, but eventually janab there's no guarantee janab we are going to win every game. So based on this criteria, what we're going to do, we're going to borrow some ideas from machine, and what we're going to do is to represent our state using some features. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ जनाब के आपको दो ऑब्जेक्ट सिखाऊं और दोनों ऑब्जेक्ट्स चेयर हैं फॉर एग्जांपल, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को चेयर इस वजह से कह देंगे बिकॉज आप उन दोनों ऑब्जेक्ट के फीचर्स को देखेंगे, और फीचर्स जो हैं वो अगर मिलते जुलते फीचर्स हैं चेयर के फीचर से, देन यू आर गोइंग टू क्लेम के दोनों फीचर्स ऑब्जेक्ट जो हैं वो चेयर है. What we're going to do, we are going to for every state we're going to extract some features. और features वो क्या हैं? Features important properties हैं जो किसी स्क्रीन के अंदर नजर आ रहे हैं. For example, if you look at the Pac-Man screen, what are the important things you can notice? So maybe you can notice जनाब कि मेरा Pac-Man ghost से कितने फासले पे है.
मे बी यू कैन नोटिस कि मेरा पैकमैन स्मॉल डॉट से कितने फासले पे, या मेरा पैकमैन जो है वो बड़े डॉट से कितने फासले पे, या मेरा पैकमैन जो है वो टनल में मौजूद है या नहीं मौजूद, अगेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स कुड बी योर फीचर्स. Distance to the closest ghost, distance to the closest dot, number of ghosts, distance to the closest dots, and so on and so forth. Okay? And you can describe your queue state with these features as compared to some abstract values. तो अगर आप बगैर किसी abstract values के बजाय आप इन फीचर के जरिए से अपनी स्टेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. okay? तो वी कैन डिफाइन अ लीनियर वैल्यू फंक्शन दैट विल डिफाइन द वैल्यू स्टेट. जैसे कि हमें कहा जनाब कि किसी भी स्टेट की वैल्यू जो है बराबर है किसके, यानी कि W1 multiplied by the first feature, W2 multiplied by the second feature, and W1 multiplied by the nth feature का हमारे पास n features exist करते हैं. W1 W2 जो है वो हम खुद से तलाश करेंगे कि इनकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है. And similarly for Q values as well, you can do the same thing. जनाब के Q values S, A बराबर है W1 into F1 into S1, and so on and so forth. Okay? And the idea is जनाब के we going to sum up our experience using in these numbers. W1 W2 जो है हमारा experience हो. So we are going to sum up our experience into these numbers. ठीक है. And eventually जनाब इसका कोई disadvantage भी है. For example जनाब के state में share features but actually be very different in values. मगर this is something we are going to work out. Approximation कैसे होगी? So for example, if you have this kind of formula written to us, then Q learning with linear function will be something like this. So if we observe a transition, we're going to calculate the difference between the value that we have observed and the value that we have. The value हमने observe करी थी, that the transition minus the current value that we have. Okay? And then we are going to add that difference to our current value. And again, you're going to learn about more of this in machine learning course. But मैं फिलहाल आपको एक slide overview जो है वो चीजों का देना चाह रहा हूँ. तो again, तो ये कैसे करेंगे ना कि for every weight Wi is going to be added by the alpha times, alpha is the learning rate, multiplied by the difference in the feature जो कि उसके उस feature का particular feature के साथ जो आपके पास आ रहा है. Let me show you some example. So like let's say हमारे पास दो features थे, the distance between dot and the pacman and distance between the ghost and the pacman. हमने कहा जनाब के dot की अहमियत ज्यादा है, उसका weightage 4 है, और ghost की weightage अहमियत कम है, तो जनाब उसका weightage जो है वो -1. तो हमने देखा जनाब के स्टेट के अंदर f डॉट s नॉट का जो वैल्यू थी वो 0.5 थी और गोस्ट की जो वैल्यू थी 1.0 थी, और q s नॉट जो था वो फिलहाल +1 था, करंट वैल्यू जो इसकी. हमने एक्शन लिया, नॉट का रिवॉर्ड मिला -500, यानी कि हमारा एजेंट जो है वो हार गया. और हमारी करंट वैल्यू कितनी आई जनाब? करंट वैल्यू जो थी वो फिलहाल 0 थी बिकॉज वी हैव लॉस्ट. नाउ हाउ डू वी टू अपडेट दिस थिंग? तो रिवॉर्ड जितना मिला -500 मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटेड वैल्यू, लेट्स सपोज डिस्काउंट 1 के बराबर है, सपोज कर लें डिस्काउंट इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई बाय किस एक्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. तो हमें मैक्सिमम अगर नॉट पे जाने पे वैल्यू मिल रही है -500 और हमें पुश ना करने पे वैल्यू मिल रही है 0, तो वी विल टॉक अबाउट 0. अपडेट कैसे होगा? तो डिफरेंस कितना है जनाब? -500 -1, ये हो गया जनाब -501, तो डिफरेंस. एंड हाउ डू वी अपडेट दिस थिंग? w डॉट द वैल्यू w डॉट the previous value of w dot, alpha की वैल्यू कितनी थी जनाब आपके पास? alpha is 0.5 -501 डिफरेंस है आपका, and 0.5 is the value of f dot. ठीक है. and similarly जनाब के this is the value of w ghost, alpha times the difference, the value of f ghost. And the new value that you will have is जनाब के अब जो नई वैल्यू आई है w डॉट की वो है 3 और w ghost की आई है जनाब -. So you have updated your estimates based on the sample that you have gathered, and you're going to repeat the process unless and until you think जनाब के आपकी वैल्यूज जो हैं वो कन्वर्ट कर चुकी हैं एक अप्रोक्सीमेट पोजीशंस पे. Now let's see जनाब के अगर मैं इसको यूज करूं, then how my agent is going to perform. Nice about this. We're going to see जनाब के we are in the training phase and we are at the 0th episode of our training, and basically हर state को update करने के लिए जनाब we will use the formula जो हमने previous window के अंदर discuss किया. Now let's see जनाब how it works, how it pans out.
Just learning. ये लर्न कर रहा है जनाब फीचर बेस्ड लर्निंग के हवाले से। किसी जनाब के बहुत कम लर्निंग के ट्रेनिंग के साथ ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। It is already playing like a expert player. Okay जी, so you can repeat this process. Again, if you and again, so this is the same thing that हमने last time भी देखा था, and you can see जनाब you can repeat the same process with some real life games. मतलब ये same चीज हमने देखी थी जो कि हमने लेक्चर के शुरू में about the deep minds work on Atari games. It has come a long way, and of course with the supercomputers like AlphaStar and AlphaGo, they have conquered many different games using more or less the same techniques जो हमने discuss किया. Of course इनकी कुछ advanced versions हैं, lots of computation power is required, but eventually this could be done. And you can see this is what the but the astonishing thing is now only it's playing like an expert player, it is also forming a strategy to earn more points. And you can see on the left it is trying to make a hole in the left ताकि ज़्यादा से ज़्यादा points जो है वो run कर सके जल्द से जल्द time. So again I'm going to stop over here, and the reason is that the time is not on my side, so I'm going to stop over here. So again, what I will ask you to do for the next week lecture कि जनाब आप थोड़ा सा जरा देखिएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड्स को जो कि आप मोर और लेस न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग वगैरह में देखकर आते हैं, तो जरा उसको अपना रिवाइज कर लीजिएगा, और ताकि हम उस हवाले से इन चीज़ों को भी देख सकें. ये नेक्स्ट वीक भी क्लास होगी, एंड ऑन वेडनेसडे और सॉरी ऑन थर्सडे आई विल बी, जैसे हमने असाइनमेंट नंबर को सॉल्व किया था आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको प्याजा पे सॉल्व करने होंगे, और मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा जनाब सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस ऑन प्याजा. So I will be arranging this thing on Thursday. So I will be sending you the questions today or next week. So today or tomorrow, not next week. Today tomorrow आप तक पहुंच जाएंगे, और ताकि आप उन पे प्रैक्टिस कर लें. Then you have to solve those questions on Piazza. Help your students, help other colleagues, and the person who is going to contribute the most, जैसे कि पहले हुआ था जिसमें बहुत सारे नाम शामिल थे, इस क्लास में भी लाइबा was one of them of course. And तो उसी तरीके से हम उसको भी शेयर करें. ठीक है जी, चलें, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.